हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट की एक्सपीरियंस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अगर आप क्रिप्टो करेंसी को एज अ लीगल टेंडर यूज़ करते हो तो उसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो आपको पता होगा कि एल सल्वाडोर जो कि एक तिच्चूसा कंट्री है, उसने यहाँ पर इसको एज अ लीगल टेंडर डिक्लेयर कर दिया है। ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी की तरफ ना जाते हुए इसका इम्प्लीकेशन यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। आपको पता होगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, बिटकॉइन क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। अब इसको एज ए लीगल टेंडर अगर हम यूज़ कर दें तो क्या क्या यहाँ पर परिणाम देखने के लिए मिलेंगे, उसको मैं यहाँ पर डिस्कस कराने वाला हूँ इकोनॉमिक इशूज़ के अंदर। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हुआ क्या है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि कोई कंट्री दूसरे देश के लीगल टेंडर को अपने देश में क्यों अलाउ करता है। जैसे एल सल्वाडोर के अंदर अभी तक यूएस डॉलर एज अ करेंसी यहाँ पर थी, क्यों इसने यूएस डॉलर ली, अपनी करेंसी क्यों नहीं चलाई। फिर तीसरा देखेंगे कि बिटकॉइन एल सल्वाडोर ने क्यों बिटकॉइन को एज अ करेंसी चूज़ करने का फैसला लिया कि हम बिटकॉइन को यूज़ करेंगे एज अ लीगल टेंडर, क्यों। दुनिया भर की गवर्नमेंट क्या कह रही हैं। ओके, हम ये देखेंगे कि एज अ लीगल टेंडर जब हम इसको यूज़ करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करनी पड़ेंगी। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो एल सल्वाडोर नामक कंट्री है, ये बहुत ही छोटा है, ये इस इतने बड़े डिसीजन को किस तरीके से आखिर सोल्व करने वाला है, जो इसके परिणाम होंगे वो उनको किस तरीके से सोल्व करेगा। तो ये सब पॉइंट्स मैं इसके अंदर डिस्कस करूंगा। पहले चलते हैं, आपको पता होगा कि 9 जून को एल सल्वाडोर नामक जो कंट्री है सेंट्रल अमेरिकन में पड़ता है और ये एक फर्स्ट सोवरन नेशन बन गया है जिसने क्रिप्टो करेंसी को एज ए लीगल टेंडर डिक्लेयर कर दिया है। ओके, तो अब इस देश के अंदर हर एक पेमेंट मतलब एज अ वैलिड पेमेंट इसको यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। बिटकॉइन शुड बी नाउ एक्सेप्टेड, कोई सिटीजन इसको मना नहीं कर सकता बाई ऑल एस्टेब्लिशमेंट एक्सेप्ट दोज दैट डू नॉट हैव द टेक्निकल वेयर विदल टू डू इट। तो हर एक के मतलब हर एक आदमी को इसको एक लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है। लीगल टेंडर का मतलब होता है कि आप करेंसी लेने के लिए मना नहीं कर सकते, जिसको भी हम लीगल टेंडर डिक्लेयर कर देते हैं। तो अब बिटकॉइन अगर लीगल टेंडर हो गई है तो इसको हम लेने से मना नहीं कर सकते, कोई भी सिटीजन लेने से मना नहीं कर सकता उस कंट्री का। तो इस चीज़ को देखते हुए एज अ प्राइमरी करेंसी इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। इससे पहले यूएस डॉलर यहाँ पर इसकी प्राइमरी करेंसी थी। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि ये देख लीजिए एक बार लोकेशन कहाँ है। तो यूएसए ऊपर रह गया और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एल सल्वाडोर, मात्र इतना बड़ा कंट्री ये यहाँ पर है। ऑलराइट, तो सबसे पहले देखते हैं कि एल सल्वाडोर ने ये यूएस डॉलर करेंसी को क्यों अपनाया था, या कोई भी कंट्री है यूएस डॉलर करेंसी को क्यों अपनाएगी। तो उसके पीछे आप देखिए कि एल सल्वाडोर फुल्ली डॉलराइज हो गया इन 2001 में इसने कहा कि हम यूएस करेंसी को अपनाएंगे एज अ लीगल टेंडर। ओके, तो इन्होंने यूएस डॉलर को अपनाया, उसके पीछे के रीज़न है कि लोकल करेंसी फेल, कभी कभी लोकल करेंसी फेल हो जाती है। जैसे कि आप वेनेजुएला के अंदर देख लीजिए, ठीक है, या फिर आप यही देख लीजिए, और आपको मिलेगा जिम्बाब्वे के अंदर भी फेल हुई थी, ठीक है। तो वो करेंसी उनसे संभलती नहीं अपनी लोकल करेंसी, तो वो दूसरे देश की करेंसी को एज ए लीगल टेंडर अडॉप्ट कर लेते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि दूसरे देश में बैठे हुए जो है वो आपकी कंट्री की स्टेबिलिटी यहाँ पर बन जाती है। टेक एडवांटेज ऑफ द स्टेबिलिटी, अब इतनी बड़ी करेंसी है, स्टेबिलिटी तो रखनी पड़ेगी, अब वो तो आपका यूएसए ही रख लेता है, तो इनको यहाँ पर फ़ायदा मिल जाता है। तीसरा, इन्वेस्टमेंट भी मैक्सिमम आएगा यूएस डॉलर के अंदर, ऑब्वियस सी बात यहाँ पर हो जाती है। एक सबसे बड़ा घाटा ये है कि आप उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकते। आपको अपनी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी आपकी ख़त्म समझो, क्योंकि वो सब तो डिसाइड करेगा फेडरल रिजर्व इन वॉशिंगटन बैठा हुआ, ठीक है। तो वहाँ के लोग डिसाइड करेंगे, वहाँ की मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड होगा कि आपकी कंट्री में किस तरीके की इकोनॉमीज चलेगी। बात समझ में आई, क्योंकि आपने उस दूसरे देश की करेंसी को अपनाया हुआ है। द यूएस सेंट्रल बैंक कुड सेट रेट दैट में बेनिफिट द यूएस इकोनॉमी, तो यूएस का सेंट्रल बैंक उस तरह की पॉलिसीज अपनाएगा, ऑब्वियस सी बात है, जो उसकी कंट्री के लिए अच्छी हो सकता है कि सेम करेंसी दूसरी कंट्रीज को हर्ट कर रही हो। तो ये कुछ फ़ायदे थे और ये कुछ नुकसान भी थे, तो दोनों पता होने चाहिए। उसके बाद आप देखें यहाँ पर कि व्हाट इज़ द रेशनल फॉर यूजिंग बिटकॉइन, एल सल्वाडोर जैसा कंपनी बिटकॉइन की तरफ क्यों चला गया। तो उसने यहाँ पर कुछ रीजंस बताए, 4 रीज़न मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो जो बिल वहाँ पर प्रपोज किया गया है, उस बिल के अंदर कहना यह है कि सेंट्रल बैंक्स आर इंक्रीजिंगली टेकिंग एक्शंस दैट में कोज हार्म टू द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ एल सल्वाडोर। इनका कहना यह है कि यूएस में बैठे हुए लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं सेंट्रल बैंक के अंदर बैठ करके, जो एल सल्वाडोर के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को हिला सकता है। मैंने यही तो बताया कि एक चीज़ एक कंट्री के लिए अच्छी है लेकिन दूसरी कंट्री के लिए हर्ट कर रही है। तो उसी चीज़ को देखते हुए इन्होंने डिसीजन लिया है कि हम अब बिटकॉइन का यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू मिटिगेट द निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो यूएस में बैठा हुआ कोई आदमी कुछ कर रहा है
मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस कर रहा है, तो उसका इम्पैक्ट एल सल्वाडोर के अंदर नहीं दिखना चाहिए, इसीलिए हम बिटकॉइन यूज़ कर रहे हैं। दूसरा रीज़न इन्होंने यहाँ पर ये दिया कि जो एल सल्वाडोर की इकोनॉमी है वो बेसिकली रिलायंट करती है ऑन द रेमिटेंस। ठीक है, तो ये रेमिटेंस आप देखें तो यूएसए से बहुत ज़्यादा आता है या फिर और कंट्रीज से भी आता है इन द फॉर्म ऑफ यूएस डॉलर। ओके, तो जो भी सेल्वेडोरियंस बाहर वर्क कर रहे हैं वो सब रेमिटेंस यहाँ पर भेजते हैं। दिक्कत क्या है, बाय अनेबलिंग द ट्रांसफ़र ऑफ मनी बाय बिटकॉइंस, यहाँ पर आपकी जब बिटकॉइंस के द्वारा ट्रांसफ़र होगा तो एल सल्वाडोरियंस विल सेव ऑन ट्रांजैक्शन फीस जो बैंक और एजेंसीज उनसे लेते हैं। तो इनका कहने का मतलब यह है कि रेमिटेंस का अमाउंट एल सल्वाडोर के अंदर बढ़ जाएगा अगर हम बिटकॉइन का यूज़ करेंगे। डॉलर का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर चार्जेस लगते हैं पैसा भेजने के, बिटकॉइन का यूज़ करेंगे तो चार्जेस नहीं लगेंगे। बात समझ रहे हैं। तीसरी चीज़ उन्होंने यहाँ पर की कि एल सल्वाडोर की गवर्नमेंट और यूएसए की गवर्नमेंट यानी कि जो बिडेन जी के बीच में थोड़े पॉलिटिकली जो सिस्टम है वो अच्छा नहीं चल रहा है। ओके, तो आर एट ओट्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रेसिडेंट बुकेले जो कि एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट हैं, उनका जो राइट हैंडमैन था उसको यूएसए ने अपनी लिस्ट में डाल दिया है करप्ट ऑफिशियल्स की। तो ये सब जो पॉलिटिकल इश्यूज भी थोड़े से उभर के आए कि पॉलिटिक्स की वजह से यहाँ पर इस तरीके का डिसीजन लिया। चौथा पॉइंट देखने के लिए मिला, द यूएसएज इंटरनेशनल एड एजेंसी इज ऑल्सो मूविंग मनी अवे फ्रॉम द बुकेलेस गवर्नमेंट आफ्टर इट वोटेड टू रिमूव ऑल मेंबर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो एल सल्वाडोर की गवर्नमेंट ने यहाँ पर आप देखें वोट किया था सुप्रीम कोर्ट के सभी मेंबर्स को हटाने का इन एल सल्वाडोर। तो इस चीज़ से यूएसए खफा है। यूएसए देखिए कंट्रोल करना चाहता है सेंट्रल अमेरिका की सारी कंट्रीज़ उसके कंट्रोल में रहनी चाहिए। ओके, क्योंकि आपको पता है कि पनामा जो कनाल हैं ये सब वगैरह वहाँ से निकलती हैं, ट्रेड वगैरह पर यूएसए अपनी मोनोपोली रखना चाहता है। ओके, तो उस सबको देखते हुए यहाँ पर ये काम किया गया। अब ये बिटकॉइन कैसे काम करता है तो ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के सिस्टम पर काम करता है। एक तो आपको पता होगा बिटकॉइन होता है, दूसरा इरेथ्रियम, थीथर, बाइनेंस और बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज अब यहाँ पर बन चुकी हैं। ऑलराइट, तो इनको ध्यान में रखिए। अब देखिए कि दुनिया भर की गवर्नमेंट क्या कह रही हैं। तो ड्यू टू देयर कोर नेचर दैट सन्स सेंट्रलाइज कंट्रोल। अब मैंने आपको ये बताया कि क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड हैं, यानी कि इसके ऊपर कोई सेंट्रल कमांड नहीं होती, सेंट्रल कंट्रोल नहीं होता। इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। ओके, तो गवर्नमेंट वरीज हैं, जैसे यूएस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने यहाँ पर कहा है कि ट्रांजैक्शन तो दूर की बात है, हम ट्रांजैक्शन को अलाउ नहीं करेंगे, लोग इनमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं यूएसए के अंदर। ठीक है, और दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रही हैं, आने वाले समय में डिजिटल करेंसीज़ को बढ़ावा देंगी। इस चाइना की बात कर सकते हैं आप, तो चाइना ने यहाँ पर डिजिटल युआन लॉन्च कर दिया है, बिल्कुल करंट अफेयर है। ठीक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी यहाँ पर डिजिटल स्टर्लिंग लॉन्च करने की बात की है, प्रपोज किया है। ओके, तो इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। अब आप देखिए कि प्रॉब्लम क्या होंगी अगर हम इसको एज अ लीगल टेंडर यूज़ करें। बिटकॉइन आपका यहाँ पर 2009 के अंदर टर्म में आया था। तो अगर हम देखें कि क्या क्या इंप्लीकेशन होंगे, पहला हाईली वॉलेटाइल है। हाईली वॉलेटाइल का मतलब यह है कि 2020 में आप देखें तो एक कॉइन $7200 का मिलता था, अप्रैल 2021 में 65,000 का हो गया और मई 2021 में $30,000 का हो गया। तो ये जो ग्राफ इधर उधर जा रहा है ये दिखाता है कि एक आदमी ने अगर बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया है और बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वो किसी भी समय डूब सकता है और किसी भी समय उठ सकता है। दूसरा, हमारे एलोन मस्क जी वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो कंटिन्यूसली ट्वीट करके लोगों को इधर उधर करते रहते हैं। ओके, तो ये चीज़ भी यहाँ पर देखिए पूरा इम्पैक्ट करेगा, एक ट्वीट उसका पूरा इम्पैक्ट करता है, आप समझिए इस चीज़ को। ओके, तो अभी एनोनिमस नाम का हैकर ग्रुप उन्होंने वीडियो भी डाली थी कि प्लीज़ स्टॉप द ट्वीट्स। ओके, तो इस तरीके की चीज़ आपका देखिए ई वेस्ट का जनरेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा, ई वेस्ट का जनरेशन बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारे कंप्यूटर्स जोड़ करके बिटकॉइन माइनिंग करनी पड़ती है। साथ ही 20 मेगाटन से भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर एनवायरनमेंट में जाएगी। क्यों? क्योंकि बिजली की जितनी खपत उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाएगी। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं कि बिजली की खपत के चलते ही तो ईरान में अभी 2 महीने पहले बिजली चली गई, पूरा ईरान ख़त्म हो गया, बिजली नहीं थी वहाँ पर। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन माइनिंग चल रही थी। दूसरा, अगर क्वांटम कंप्यूटर डेवलप हो गया तो बिटकॉइन बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर जो है वो कुछ ही सेकंड में, 1-2 सेकंड में ही बिटकॉइन की माइनिंग कर सकता है, जबकि ये जो आपके छोटे मोटे कंप्यूटर हैं ये ऐसा काम नहीं कर सकते। ओके, आप देखिए तो बिटकॉइन जैसी जो करेंसी है वो ट्रेसेबल नहीं है, मतलब ये कि इलीगल ट्रेड और टेरर फाइनेंसिंग में यूज़ हो सकती है। दूसरा देखें तो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन इससे डिक्रीज़ होता है। जैसे इंडिया में बात करें तो जीएसटी वगैरह है, अगर इंडिया में बिटकॉइन लागू कर दिया तो जीएसटी वगैरह सब खत्म। एक्सचेंज रेट विद कंट्रीज़ अनस्टेबल, तो दूसरी कंट्रीज़ के साथ एक्सचेंज रेट भी खत्म हो जाता है। आपका देखें तो सेंट्रल अथॉरिटी की कोई कमांड नहीं रहती, ये पॉइंट भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो ये बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज़ यहाँ पर हैं, उन सब के सिमिलर पॉइंट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। उसके बाद
ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि एल सेल्वाडोर ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है, इतना सा कंट्री इतना बड़ा डिसीजन कैसे इसको सोल्व करेगा, ये जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं। तो इन्होंने कहा है, सरकार ने वहाँ की कहा है कि गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी सिटीजन्स को, गवर्नमेंट विल प्रोटेक्ट सिटीजन्स फ्रॉम द वॉलेटिलिटी ऑफ द बिटकॉइन प्राइस। तो वॉलेटिलिटी वाला इशू मैंने आपको बताया, इस वॉलेटिलिटी वाले इशू से गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करेगी सिक्योरिटी बाय गारंटिंग क्विक कन्वर्टेबिलिटी टू द डॉलर्स। अगर आपका बिटकॉइन नहीं एक्सेप्ट कर रहा है कोई, तो हमारे पास आइए, हम उसको क्विक कन्वर्टेबल करेंगे। ओके, आप देखिए दूसरा पॉइंट मिलेगा, इफ़ अ शॉपकीपर डज नॉट वांट टू होल्ड द बिटकॉइन विच दे नाउ हैव टू एक्सेप्ट फ्रॉम द कस्टमर, क्योंकि लीगल टेंडर है, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, द गवर्नमेंट विल परचेज इट। फिर भी अगर नहीं करता है तो गवर्नमेंट इसको परचेज करेगी। बात समझ में आई। और उसके लिए 150 मिलियन डॉलर का अलग से ट्रस्ट भी बनाया गया है, और उसमें से हम लोगों को पैसा देंगे जो लोग बिटकॉइन को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते। तीसरा अगर हम देखें एनवायरमेंटल कंसर्न, जो कि ये सारे हैं, कौन से हैं एनवायरमेंटल कंसर्न्स, तो यहाँ से देखिए आप, यूज़ ई जनरेशन बेस्ड 20 मेगा टन की यहाँ पर निकलेगी आपकी ये, और ये दोनों आपके एनवायरमेंटल कंसर्न्स हो गए। तो एनवायरमेंटल कंसर्न के लिए यहाँ पर लिखेंगे कि इन्होंने बात की है जियोथर्मल इलेक्ट्रिक कंपनी जिसका नाम है ला जियो, और इससे कहा है टू कनेक्ट द रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम द कंट्रीज वोल्केनो टू बिटकॉइन माइनिंग फैसिलिटीज़। मतलब बिटकॉइन की माइनिंग के लिए हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करेंगे। अब रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करेंगे तो आपकी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये यहाँ पर नहीं उत्पन्न होगी, ठीक है। आपका ई वेस्ट जनरेशन तो होगा ही, बट आपकी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी। बट बाकी सारे चैलेंजेस का क्या, आपने ये सॉर्ट आउट कर लिया, हाईली वॉलेटाइल, ओके हो गया। आप इस चीज़ को कैसे सोल्व करोगे, चलो ये फ्यूचर की चीज़ हो गई। ये है नॉन ट्रेसेबल है, ये तो बहुत ही बड़ा इशू है, ओके। फिर साथ में कलेक्शन वहाँ पर पता नहीं किस तरीके से होता हो, लेकिन इम्पैक्ट तो पड़ेगा। अब इतना बड़ा डिसीजन है तो देखते हैं कि क्या क्या परिणाम यहाँ पर निकल करके आते हैं। रेगुलर न्यूज़पेपर में आता रहता है, रोज़ रोज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, महीने में एक बार पढ़ लिया करो खबर, ओके। तो इतना आपको यहाँ से जानना था, और हमें इतना ही इस चीज़ से समझना था कि क्या इम्प्लीकेशंस हुए। तो आपको समझ में आ गया कि हाँ, कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक आप कर सकते हो जैसे तैसे करके, लेकिन फुल्ली आप नहीं कर सकते जब तक दूसरी बड़ी कंट्रीज़ भी इसको एक्सेप्ट ना करना शुरू कर दें। बात समझ में आई, ओके। तो इतना सब देखिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।